किसी व्यक्ति के निर्माण में उसके आस पड़ोस की, उसके शहर की, उसके कस्बे की और चंद लोगों की बड़ी भूमिका होती है। जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तरुण अवस्था से युवावस्था के ओर बढ़ते हैं, तो हम पे बहुत तरह की छापें पड़ती है, बहुत लोगों की छापें पड़ती है। उनमें से आपको इनिशियली ऐसे कितने, कौन सी जगह हैं और कौन से लोग हैं जिनकी छाप आपको अपने ऊपर महसूस होती है? देखिए, ये तो बहुत लाज़मी है कि आप लोगों से जो है, वो प्रभावित होते हैं, कोई भी, है ना? जैसे मैं अपने ऊपर जिन लोगों के प्रभाव को अच्छी तरह महसूस करता हूँ, तो मतलब पूरी एक श्रृंखला है, इतने लोग हैं, मतलब है क्या कि मैं हर उस सुनने वाले से प्रभावित होता था, जिसके बारे में मुझे लगता था कि ये मेरे से 2 बातें ज़्यादा जानता है। और मैं उससे सीखने की कोशिश करता था, उससे ईर्ष्या करता था, है ना? एक तरह से। ईर्ष्या को बहुत सारे लोग नेगेटिव रूप में देखते हैं, बट मैं थोड़ा-सा शब्द ही नेगेटिव है, लेकिन पॉज़िटिव इस मामले में है कि आप वैसा बनना चाहते हो। अगर कोई आपको प्रभावित करता है, तो आप वैसा बनना चाहते हो। तो जी, जी। इसकी जो मतलब ठीक-ठीक शुरुआत हुई थी, वो मुझे लगता है कि रांची से हुई थी। जैसे अगर मैं बहुत छोटे से शुरू करूँ, अगर मैं 6th क्लास तक, अगर 7th क्लास तक मैं दरभंगा में ही था, अपने शहर में, तो मैं उन कुछ दोस्तों से प्रभावित होता था जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर होते थे। उन कुछ दोस्तों से प्रभावित होता था जो मुझसे ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलते थे, और मेरे जैसे दब्बू किस्म के लड़कों को जो है वो नाली में गिरी हुई गेंद निकालने का काम ज़्यादा मिलता था। तो अब कुछ दोस्तों से जो मुझे हमेशा उस समय रहा, और आज वो सब बड़ी कमाल की ज़िंदगी जी रहे हैं। चिंटू, सोनू, हाँ, चिंटू आजकल पुणे में है, सोनू आजकल मुंबई में ही है। एक मेरा दोस्त हमनाम था, मेरा अविनाश झा, जो नेतरहाट और सैनिक स्कूल की तैयारी हम लोग किया करते थे, और उसका दोनों में हो गया था, और मैं दोनों जगह जो है वो फेल हो गया था। तो वो आजकल बाहर के देशों में है, बड़ा अधिकारी है। तो ये सब लोग जो हैं मुझसे ज़्यादा वोकल थे, मुझसे ज़्यादा ताकतवर थे, मुझसे ज़्यादा शार्प थे, और मुझसे ज़्यादा जो है वो पढ़ाई-लिखाई में तेज़ थे। फिर जब मैं रांची शिफ्ट हुआ, तो रांची में मेरे ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी लड़के का रहा, तो मेरा क्लासमेट हुआ करता था, विनय भारत। एक तो दिखने में बड़ा कमाल का था, वो बहुत खूबसूरत था वो। हुँ, अभी वो रांची यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का, और उससे मेरी अभी भी बात होती है लगातार। हुँ, उसकी लिखावट बड़ी कमाल की थी, सुंदर थी बहुत। हुँ, हुँ, मेरी तरह ही वो कविताएँ जो है वो लिखता था, और मैं ज़्यादा वोकल था, वो थोड़ी शांत प्रकृति का था, स्वीट किस्म का लड़का था। और मुझे ताज्जुब होता है कि आज तक उसकी उम्र जो है वो बढ़ी नहीं, ठहर गई। आज भी वो वैसा ही दिखता है, जैसा वो स्कूल में दिखता था, बल्कि हम सबके चेहरे बदल गए हैं। तो हुँ, इन सब लोगों का जो है मतलब छात्र स्कूली जीवन में बड़ा असर रहा मेरे ऊपर, और हुआ ये कि एक बार मैंने अपने अखबार वाले से हंस पत्रिका खरीदी, और हंस पत्रिका में मैंने 2 लोगों की कहानी पढ़ी, एक रीता शुक्ल की कहानी, एक रामधारी सिंह दिवाकर की कहानी। और मैंने देखा कि रीता शुक्ल जो है वो मेरे पड़ोस में ही रांची में रहती हैं, हुँ, और रामधारी सिंह दिवाकर का पता जो है वो दरभंगा का दिया हुआ। हुँ, तो मैं रीता जी के यहाँ पहुँच गया, और रीता जी बड़ी भव्य किस्म की महिला थी, हिंदी की कथाकार, बड़ी नामी कथाकार थी। उनकी कहानियाँ जो है क्रौंचवध और अन्य कहानियाँ ज्ञानपीठ से छपी है। बहुत सारी सारे नॉवेल उन्होंने लिखे थे। तो मैं जब उनके यहाँ आने-जाने लगा, तो वो थोड़ी आजिज़ आ गई एक बार, और उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा मत आया करो तुम, और जब आया करो तो कुछ ले करके आया करो। तो मैं तो छात्र था, मैं क्या लेके जाता उनके पास? तो फिर उन्होंने कहा कि लेके आने का मतलब कुछ पढ़ करके कुछ सवाल लेकर के आया करो। फिर उन्होंने मुझे पूरी लिस्ट बताई, जिसमें खरीदी कौड़ियों के मोल, बेगम मेरी विश्वास, साहिब बीबी और गुलाम, गोदान जैसे पूरे नॉवेल की, मोटे-मोटे नॉवेल की पूरी जो है वो लिस्ट उन्होंने बनाई। और फिर उनको पढ़ने में मैं ऐसा मुब्तिला हुआ कि उनके यहाँ आना-जाना भी कम हो गया, और मुझे मज़ा आने लगा। मुझे मतलब एक तरह से पढ़ने का चस्का हो गया। दूसरे एक सज्जन थे हमारे यहाँ, जो हमारे घर के पास ही रहते थे, वचनदेव कुमार। उनका निबंध भास्कर, व्याकरण भास्कर बहुत ही पॉपुलर बुक थी, जो हिंदी में काफ़ी चलती थी, खासकर जो स्कूली छात्र थे उनके बीच। और वो बहुत शराब पीते थे, तो उनको मैं शराब पीते हुए देखता था, उनके साथ रिक्शे पे जाता था,
वो एक ठेके पे शराब लेते थे, फिर उनके साथ में रिक्शे से लौटता था और फिर घर में बिठाते थे वो मुझे शरबत पिलाते थे। फिर मुझे उन्होंने कहा कि भाई ताश खेलते हैं एक दिन, तो मुझे ताश खेलना आता नहीं था। तो फिर उन्होंने शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज खेलना भी नहीं आता था, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा था, मुझे याद है। और उन्होंने कहा था कि देखो, अगर तुम राइटर बनना चाहते हो, कवि बनना चाहते हो, लेखक बनना चाहते हो, तो मतलब दुनिया में जितनी तरह के मजे हैं वो सब तुमको लेना चाहिए। इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि अगर तुम राजकमल चौधरी की बात करो, अगर वो ताश खेलना नहीं जानते तो ताश के पत्तों का शहर लिख ही नहीं सकते थे। अगर प्रेमचंद शतरंज खेलना नहीं जानते तो शतरंज के खिलाड़ी लिख ही नहीं सकते थे। वो इस तरह की बातें करने वाला मुझे उस समय बड़ा जादूगर किस्म का लगता था। फिर जब मैं, हाँ, मतलब हरिवंश जी से भी उस समय मेरी मुलाकात हुई थी। उनकी पर्सनैलिटी जो है वो मुझे बहुत लगता था कि यार हम वैसे क्यों नहीं बोल पाते जैसे वो बोल पाते हैं, हम वैसे क्यों नहीं चल पाते जैसे वो चलते हैं, हम वो पर्सनैलिटी क्यों नहीं डेवलप कर पाते, मेंटेन कर पाते। तो ये सब जो है वो भीतर में घुलता रहा। मतलब आप जिसके साथ ज्यादा रहते हो ना, थोड़ा छन करके आता है आपके भीतर। इसलिए कहा जाता है कि पति पत्नी अगर बहुत ज्यादा साथ रह लिए तो एक वक्त के बाद वो एक दूसरे के हमशक्ल लगने लगते हैं। तो ये साथ रहने का एक अलग ही किस्सा सिलसिला है। दरभंगा में जो बाबा नागार्जुन के साथ मेरी इतनी ज्यादा दोस्ती हो गई, फिर मैं उनकी तरह कवि बनना चाहता था बहुत बड़ा, जो कि उनकी तरह ज्ञान अर्जित करने के बाद ही बना जा सकता था। लेकिन ज्ञान हम अर्जित नहीं करना चाहते थे, हम किताबें नहीं पढ़ना चाहते थे, हम किताबें लिखना चाहते थे। तो ये जो हमारे जैसे अति महत्वाकांक्षी लोगों के शॉर्टकट्स होते हैं, जिसमें आप न ज्यादा विद्वान हो पाते हैं, न ज्यादा मौलिक हो पाते हैं, न कायदे के लेखक हो पाते हैं, मतलब न इधर के रह पाते हैं न उधर के रह पाते हैं। तो इन सब की टुकड़ियां जो है मेरे भीतर मिलती रही हैं। तारानंद वियोगी का नाम मैंने लिया, एक तरह से यार थे, दोस्त थे, भाई थे, गाइड करते थे। हाँ, और मैं देखता था कि एकमात्र तारानंद वियोगी थे जो मेरे किसी भी विचार से, मेरे किसी भी आइडिया से वो न नाराज होते थे ना उदासीन होते थे, वो उछल पड़ते थे। मैं कहता था कि अगर मैं 12 बजे बोलूं कि भाई जी अभी अगर आप रात में टहलते हैं ना, तो टहलने से जो है वो ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो वो उनका ये जवाब होता कि चलो अभी चलते हैं घूमने के लिए। ये एनर्जी और ये जो उत्साह था। दूसरा कोई होता तो कहता कि चुप बैठो यार, सो जाओ आराम से, फालतू की बात करते हो, पढ़ना लिखना नहीं, केवल घूमना है। मैंने तो वो जो एक उत्साही लोगों का एक समूह था जो मेरे आसपास रहा। फिर पटना में अख्तर बंधु थे, जावेद साहब, परवेज साहब, है ना, इन लोगों की सोहबत, लेखक समुदाय पूरा रहा है, उनकी सोहबत, फिर आप जैसे लोगों की सोहबत। आप तो फिर भी उस समय मुझे लगता है कि चुप किस्म के आदमी थे, थोड़े इलेक्टिव किस्म के आदमी थे। एक आदमी जो सपना देखता है और उस सपने देखने के अलावा कुछ नहीं करता हुआ दिखता है, तो ऐसा व्यक्ति भी मुझे कई बार लगता था कि यार इतना इत्मीनान, इतना सुकून किसी आदमी के पास कैसे हो सकता है, ये मेरे पास क्यों नहीं, मैं इतना बेचैन क्यों लगता हूँ, मैं इतना क्यों बोलता हूँ, जबकि बोलने के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं। अनिश अंकुर जैसे लोग, ये सब लोगों का मिला जुला जो एक असर रहा है, वो उस असर से आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते, वो हमेशा आपके भीतर मौजूद है। उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। 95-96 में जब पटना में आया था, पटना और पटना के जो साहित्यिक संसार है उससे मेरा सामना हुआ आसपास, तो जो बड़े कवि थे बिहार में, अरुण कमल, आलोक धनवा, मदन कश्यप, ये सारे लोग जो थे बिहार के तब और पटना में रहने वाले सब बड़े कवि माने जाते थे, देश भर उनकी पूछ थी। उसी समय युवा कवियों का एक जमात था जो बिहार से निकल के आ रहा था। उसमें विनय सौरभ थे, आपके मित्र, मुकुल जी थे, कुमार मुकुल, रमेश सितंबर थे, और उसमें अविनाश दास भी थे, आपका भी नाम था। और आपकी कविताओं का जहां तक मुझे याद है, श्यामानंद जालान ने पदातिक से कुछ कविताओं का मंचन किया था, उसमें भी आपकी कविताएं स्वीकृत, तो उसमें भी शामिल की गई। फिर ये जो पगडंडी है, ये कहाँ मुड़ गई आपकी? देखिए, वो कहीं मुड़ी नहीं है। मैं जब कविताएं लिखता था तब मैं पत्रकारिता भी करता था, तब मैं थिएटर भी देखता था। तो एक कोलाज होता है, कला विधाओं का एक कोलाज है जिसमें आप विचरते रहते हो, घूमते रहते हो। वो एक मतलब ऐसा दौर था जब फेसबुक नहीं था सर, ट्विटर नहीं था, ब्लॉगिंग नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, मतलब चीजें छपती थी तभी लोग उसको जान पाते थे।
अदरवाइज अगर आप पर्सनली किसी को सुनाएं या किसी को पढ़ने के लिए अपनी कोई चीजें दे तो ही आपकी बात दूसरे तक पहुंच सकती थी। दूसरा क्या था कि वो अंतरदेशीय का जमाना था, वो पोस्ट कार्ड का जमाना था, वो लिफाफे का जमाना था, है ना। मुझे याद है कि मैं हर दिन दरभंगा में डाकिये का वेट करता था कि आज वो किसकी चिट्ठी लेकर के आ रहा है, और हर दिन वो मेरी कुछ चिट्ठियां जो है वो ले जाता था। मेरे पास चिट्ठियों का पूरा जमावड़ा था। तो उस दौर में कविताएं मैंने लिखी जो पत्र पत्रिकाओं में छपी भी, और छपना जो है उस समय एक बड़ा इवेंट होता था। आज तो क्या है कि कहीं छप जाती है, चीजें आती है, उसको ठीक से पलट के देखते भी नहीं है, कोने में पड़ी रह जाती है, कोई उत्साह, कोई मतलब ऐसा कोई फील नहीं आता कि यार क्या छपा है, क्या बात है। उस समय छपता था तो इंतजार करते थे कि भाई वो कॉपी कब मुझे मिलेगी, है ना। जैसे समकालीन भारतीय साहित्य, अक्षरा, साक्षात्कार, वागर्थ में कविताएं छपती थी। वागर्थ में जो मेरी कविता छपी थी वो वागर्थ के दूसरे या तीसरे अंक में छपी थी। और मुझे पदातिक नृत्य सेंटर से एक पत्र आया था, श्यामानंद जालान के हस्ताक्षर वाला, कि आपकी कविता जो है वागर्थ में छपी है ये वाली, और हम इसका इस्तेमाल अपने एक नाटक में करना चाहते हैं। और उस नाटक का नाम था राम कथा। तो मैंने लौटती डाक से उनको लिख के भेजा कि प्लीज आप करिए, ये मेरे लिए बड़ी बात है, गर्व की बात है। और उन्होंने किया। मुझे लगा कि किया हो गया होगा, लेकिन उन्होंने मेरे पास उस समय, ये 95-96 की बात बता रहा हूँ, उस समय मेरे पास 1500 रुपए का चेक भेजा था। आप सोचिए कि एक कविता के लिए आदमी 200 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होता था। उस समय 1500 रुपए मुझे कलकत्ता से भेजा था श्यामानंद जालान जी। आज वो नहीं है। और ये वो दौर था, जिन युवा कवियों का आपने नाम लिया उसमें बहुत सारे लोग थे। प्रेम रंजन अनिमेष, जो कि रिजर्व बैंक में बहुत बड़े अधिकारी हैं आज, और मुंबई में ही रहते हैं, और मुझको व्हाट्सएप पे कविताएं अभी भेजते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक कविता सुबह सुबह भेजी है व्हाट्सएप पे। तो प्रेम रंजन अनिमेष उस समय हिंदी के बड़े कवि थे, युवा कवि थे। संजय कुंदन उस समय हिंदी के बड़े युवा कवि थे। जी जी। सौरभ हिंदी के बड़े युवा कवि थे। रमेश रितंभर बहुत बड़े युवा कवि थे। ये सब लोग जो है वो हिंदी के आकाश पे छाए हुए थे, और मुझे लगता था कि इनको जितना सम्मान मिल रहा है उतना सम्मान मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि कविताएं तो मैं भी लिख रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा था कि इनकी कविताओं में ज्यादा कायदे की तासीर है, कमाल की चीज है, और आप जो है कवि होने के लिए कविता लिख रहे हो। तो ये जो बात थी, और इनके इन्होंने मुहावरे पकड़े हुए थे अच्छे से उस दौर के, है ना। और एक छोटी सी दुनिया थी हिंदी की, सब एक दूसरे को जानते थे। आज तो अगर उदय प्रकाश जी कह रहे हैं कि वो शशि भूषण द्विवेदी को नहीं जानते, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। भाई इतने सारे लोग कहानियां लिख रहे हैं, इतने सारे लोग कविताएं लिख रहे हैं, सबको जानना जो है बहुत सहज नहीं है आज की तारीख में। मैं मध्य प्रदेश के बहुत सारे कथाकारों को नहीं जानता हूँ, जबकि बहुत अच्छी कहानियां लिख रहे हैं। लेकिन मुझे उस दौर में जब प्रकाशन के बहुत थोड़े से स्रोत थे, उसमें लगता था कि हम सबको जानते हैं। और 94 में प्रगतिशील लेखक संघ का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था पटना में, जिसमें मैं बाबा नागार्जुन के साथ गया था, और वहां मेरी दोस्ती पहली बार इन लोगों के साथ हुई थी। संजय कुंदन, प्रेम रंजन अनिमेष, रमेश रितंभर, अरविंद श्रीवास्तव, जगदीश विकल, विनय सौरभ। और विनय सौरभ के साथ तो मेरा पत्राचार भी पहले से था, रमेश रितंभर के साथ पत्राचार था। तो जब मैं पहली बार मिला, मुझे लगता था कि 1-2 साल सीनियर, तो मैं पांव छू के प्रणाम कर रहा, अपने ही दोस्त जो बाद में दोस्त हो गए, जिनके साथ गाली गलौज हुई, पहली बार उनसे मिलने पर उनके पांव में छू रहा था कि भैया अपनी शरण में ले लो राम वाला हिसाब किताब। तो वो दौर बड़ा कमाल का था। तो कविताएं होती रही। बाद में क्या हुआ कि 2002-3 के बाद में लिखता तो था, लेकिन उनके प्रकाशन को लेकर के मैं बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं रह गया था, मैं बहुत ज्यादा आग्रही नहीं रह गया था। और आज भी मैं कविताएं लिखता हूँ, आज भी गजलें लिखता हूँ, आज भी मैं गीत लिखता हूँ, लेकिन वो लिख करके मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ, और वहीं से एक सुख लेता हूँ। जो 2-4-10 कमेंट आते हैं उसको पढ़ करके एक सुख मिलता है। इससे ज्यादा का कोई सफर जो है कविता का बाकी नहीं है।